हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास में मैंने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्कस किया था, तो उसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने रेडियो संक्रियता का परिचय दिया था और अल्फ़ा बीटा गामा रेज के किरणों के गुणों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। रेडियो सक्रियता के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया था। वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकालते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कह देते हैं। और ऐसी घटना को क्या कह देते हैं, रेडियो सक्रियता कह देते हैं। जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकालते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं हम, रेडियो सक्रिय तत्व कह देते हैं। ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे हेनरी बेकुरल, इन्होंने 1886 ईस्वी में क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ठीक है, हेनरी बेकुरल साहब ने। ठीक है। और रेडियो सक्रिय किरणों की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, वो किया था आपके रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, किसने किया था, रदरफोर्ड साहब ने। यह भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यह भी डिस्कस किया था, जो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है आपका, वो है आपका रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर काफ़ी बार पूछा गया है, वह है आपका 88। और इसका परमाणु जो द्रव्यमान है, ठीक है, एटॉमिक मास, वो है 226, जिसे आप ध्यान रखें, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूं तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, वो होती है क्यूरी। ठीक है, क्यूरी या रदरफोर्ड। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 × 10⁻10 विखंडन पर सेकेंड। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कह देते थे हम, शॉर्ट में जीएमसी। ये भी पॉइंट मैंने कराया हुआ है, जिसे हम क्या कह देते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है जीएमसी की, गेगर मुलर काउंटर, जिसे आप ध्यान रखें, यानी गेगर मुलर काउंटर। ठीक है, ये भी मैंने कराया हुआ है, आप हमारी पिछली वीडियोस में इन्हें देख सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मैंने अल्फ़ा किरणों, बीटा किरणों और गामा किरणों के गुणों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैं इनके बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अल्फ़ा रेज के गुणों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो अल्फ़ा रेज में मैंने कराया था कि अल्फ़ा किरणों पर क्या होता है, +2, ठीक है, इकाई धनावेश होता है और 4 इकाई क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये क्या है, हीलियम ++ आयन है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग का कितना होता है, 1/10वां भाग होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/10वां भाग होता है। इसमें आयनन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। आयनन क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। भेदन क्षमता बहुत कम होती है इसमें। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती थी, प्रभावित कर देती, इफेक्ट कर देती थी। ठीक है। अब हम बीटा किरणों के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। बीटा रेज। ठीक है, बीटा रेज के गुणों के बारे में अच्छे से पॉइंट देखते हैं। जैसे मैंने बताया था अपने बीटा किरणों के बारे में, बीटा किरणों पर क्या होता है, इकाई ऋणावेश होता है। ठीक है, इनका वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है, कितना बताया था मैंने, 9/10वां भाग। ठीक है, इनमें आयनन क्षमता अल्फ़ा रेज की अपेक्षा कम होती है और भेदन क्षमता अपेक्षाकृत अल्फ़ा रेज की अधिक होती है। ठीक है, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को काली कर देती है। ठीक है, प्रभावित कर देती है या काली कर देती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अब हम गामा रेज के गुणों के बारे में डिस्कस करें। गामा रेज, ठीक है, ये किरणें विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ये अनावेशित होती हैं। ठीक है, इन पर कोई धन या ऋण आवेश नहीं होता। इनका वेग कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है,
इनमें आयनन क्षमता कैसी होती है? नगण्य होती है, ठीक है। वेदन क्षमता इनमें सबसे अधिक होती है, ठीक है। वेदन क्षमता इनमें कितनी है? सबसे अधिक है, यानी अल्फा बीटा रेज की अपेक्षा इनमें भेदन क्षमता अधिक होती है। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ तक ध्यान है, मैंने वर्ग विस्थापन नियम यानी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। यह जो नियम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो किसने दिया था? वो दिया था सोडी एवं फैजेंस ने, ठीक है। तो इसमें भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से हम एल्फा कण का विसर्जन करते हैं तो एक नया तत्व बनता है, ठीक है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाती है? 4 की कमी हो जाती है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, ठीक है। तो एक नया तत्व बनता है जिसकी और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखें। और जब हम बीटा रेज का उत्सर्जन करें तो एक नया तत्व बनता है जिसकी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु परमाणु संख्या में क्या हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 1 की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसे ध्यान रखें। और गामा किरणों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस पर कोई धन या ऋण आवेश नहीं होता है। और मैंने एक पॉइंट भी डिस्कस कराया था, विखंडन स्थिरांक की इकाई क्या होती है? विखंडन प्रति सेकंड होती है। और मैंने एवरेज लाइफ पीरियड के बारे में भी डिस्कस किया था। तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व का औसत आयुकाल विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/λ। तो औसत आयुकाल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? तो औसत आयुकाल का फॉर्मूला बताया मैंने 1.44 × T½ यानी T½ क्या है यहाँ पे? अर्ध आयुकाल, ठीक है। तो आज हम औसत आयुकाल के बारे में अच्छे से डिस्कस और कर लें। तो देखो मैंने यहाँ ले लिया है औसत आयुकाल, एवरेज लाइफ पीरियड। देखो, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का औसत आयुकाल विखंडन स्थिरांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/λ होता है। तो मैंने यहाँ औसत आयुकाल का फॉर्मूला भी लिया है, जो कि काफ़ी बार डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। तो औसत आयुकाल यानी एवरेज लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1.44 × अर्ध आयुकाल, ठीक है। और रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, लेड, यानी लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 82। और जो परमाणु द्रव्यमान है वह है 206, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी में जिस तत्व में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है, 1 से अधिक हो तो वो क्या हो जाता है? रेडियो सक्रिय तत्व हो जाता है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पोलोनियम 84, इसका जो एटॉमिक नंबर है 84 से 92 यूरेनियम तक प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व हैं, जिसे आप ध्यान रखें। काफ़ी बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन है। तो देखो, और कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व कौन से हैं? NP93 और HA15। यह क्या है? कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी पहले। तो अब इस पॉइंट के आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स हैं, तो आज उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण एवं 2 बीटा कण निकाल दिए जाएं तो समस्थानिक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं समस्थानिक की बात कर लूँ। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो बट परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कह देते हैं? समस्थानिक, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। तो देखो, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकाल दिए तो समस्थानिक प्राप्त होता है। देखो हम प्रूफ करते हैं। जैसे मैंने ले लिया यूरेनियम 92 235, मैंने पहले एक अल्फा कण निकाला। तो देखो अल्फा कण निकालने पर क्या होता है? परमाणु संख्या में तो 2 की कमी, तो 2 की कमी हो गई यहाँ पे, ठीक है।
और देखो द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है। तो देखो 4 की कमी हो गई, यहाँ हो गई ना, होगी 235 से 231 हो गया, ठीक है। यहाँ कौन सा उत्पाद बन गया, थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर बन गया 90 और 231 यानी परमाणु द्रव्यमान। अब मैंने देखो यहाँ पे बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया, बीटा कण का उत्सर्जन किया तो देखो परमाणु द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि एटॉमिक नंबर में क्या हो जाता है, 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर एक बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया तो देखो फिर परमाणु द्रव्यमान में क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि हो गई। तो देखो 91 से 92 हो गया और देखो परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो यूरेनियम मैंने लिया था, यूरेनियम का समस्थानिक यानी आइसोटोप मुझे मिल गया 92 यूरेनियम 232, ठीक है। इसे आप ध्यान रखें। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धवायु 1580 वर्ष है तो उस तत्व का विखंडन स्थिरांक निकालें, ठीक है। तो विखंडन स्थिरांक का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/T12। तो यहाँ पर देखो अर्धवायु काल दिया है, T12 की वैल्यू दी है 1580, तो मैंने यहाँ रख दी। इसे सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 4.38 इंटू 10⁻⁻⁴ प्रति वर्ष। यूनिट भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, बगैर फार्मूला के ही करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। देखो पोलोनियम की अर्धायु कितनी है, 140 दिन का है, ठीक है। कितने समय में वह 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 कितने समय में हो जाएगा, तो देखो 140 अर्धायु कितनी है, 140 यानी आधा हो रहा है वो 140 डेज में। देखो एक था और आधा हो गया वो कितने दिनों में, 140 दिनों में हो गया। हमें चाहिए 1/4 और हम आधा कर देंगे तो 1/4 हमें मिल जाएगा। तो हमें 140 दिन आधा करने में यानी हाफ साइकिल टाइम दिया है हमें 140 डेज। तो जब आधा तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम जब आधा करेंगे तो 140 दिन और लग जाएंगे। तो देखो 1/4 हमें मिल जाएगा, तो 140 दिन ये और 140 दिन ये, तो क्या मिल जाएगा हमें 280 डेज, यानी डायरेक्ट हम इसको कर लेंगे, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 92-238 से 7 अल्फा एवं 4 बीटा कणों के उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है। 7 अल्फा मैंने जब कण का उत्सर्जन किया तो 1 अल्फा कण उत्सर्जन करने पर परमाणु संख्या में कितने की 2 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ कितने 7 अल्फा, तो 7 दूनी 14 यानी 92 में मैं 14 घटाऊंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 78, ठीक है। 92 में से जाओ मैं 78 वो मतलब 7 दूनी 14 घटाऊंगा तो मुझे 78 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो परमाणु संख्या में 1 अल्फा कण उत्सर्जन करने पर 4 की कमी आ जाती है। तो यहाँ कितने हैं 7 हैं, तो 7 चौक 28। तो देखो 238 में से मैंने 28 घटा दिया तो 210 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यह प्राप्त हो गया उत्पाद हमें, ठीक है। अब हमें 4 बीटा का भी उत्सर्जन करना है, तो 4 बीटा का उत्सर्जन करेंगे तो परमाणु संख्या में 1 बीटा कण उत्सर्जन करने पर क्या हो जाती है +1 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ 4 बीटा हैं तो 4 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो 78 में मैं 4 की वृद्धि करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 82 प्राप्त हो जाएगा। और जबकि परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बीटा कण उत्सर्जन करने पर, जिसे आप ध्यान रखें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, यानी न्यूक्लियर फिजन, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भारी नाभिक का छोटे अवयवों में टूटना तथा अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक रिएक्शन ले लिया है, यूरेनियम ले लिया है 92 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना 235। जब मैंने 1 न्यूटन का उत्सर्जन किया तो क्या प्राप्त होगा आपका बेरियम और क्रिप्टॉन, यानी बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 56 और ये कितना होता है 141 परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और क्रिप्टॉन का क्या होता है 36 और 92, ठीक है। यानी 1 न्यूट्रॉन के उत्सर्जन करने पर कितने 3 न्यूट्रॉनों में यह विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये चेन रिएक्शन चलती रहती है। फिर एक टूटा फिर ये तीनों में टूट जाएगा, फिर एक ये टूटा तो ये 3 में टूट जाएगा, ये भी 3 में टूट जाएगा,
ठीक है। इन्हें रोकने के लिए हम मॉडरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, मॉडरेटर का उपयोग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो नाभिकीय विखंडन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया विखंडन, एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया विखंडन, ठीक है। तो देखो अनियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया विखंडन में मैंने एक पॉइंट लिया है, परमाणु बम इसी पर आधारित है। यह पॉइंट काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। और देखो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया विखंडन में यह परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी पर आधारित है। यह भी पॉइंट काफ़ी बार पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। तो देखो अब हम नाभिकीय संलयन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 हल्के नाभिक संयोग कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रिया को क्या कह देते हैं, नाभिकीय संलयन कह देते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी क्रिया को क्या कह देते हैं, नाभिकीय संलयन कह देते हैं। देखो मैंने हाइड्रोजन ले लिया है 1s2 ठीक है, ये ले लिया है, तो ये क्या करेगा, हीलियम का नाभिक बना लेगा, यानी 2He4 का एक भारी नाभिक बना लेगा और देखो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट यह मैंने लिया है यहाँ पे, सूर्य में नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी का थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। ये इस थ्योरी पोर्शन को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। आई होप 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं उन्हें भी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला मैंने लिया है यहाँ पे MCQ, रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया था। देखो मैंने यह कराया था, तो आप बताएं रेडियो सक्रियता का सबसे पहले पता किसने लगाया था, वह लगाया था आपका हेनरी बेकुरल साहब ने, ठीक है। किसने लगाया था, हेनरी बेकुरल साहब ने लगाया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या किया था, रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया था, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हेनरी बेकुरल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्फा किरण है, एल्फा किरण क्या है, हीलियम प्लस आयन है, यानी हीलियम प्लस आयन है 2He4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी परमाणु बम निर्भर है, ठीक है, क्या, परमाणु बम निर्भर है किस पर है, नाभिकीय विखंडन पर। ये तो मैंने अभी कराया है बिल्कुल आपको कुछ ही देर पहले। तो परमाणु बम किस पर निर्भर है, नाभिकीय विखंडन अवक्रिया पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन अवक्रिया पर यह आधारित है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन अवक्रिया मैंने क्या बताई थी, किसी भारी नाभिक का छोटे अवयवों में टूटना तथा अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, जिसे आप ध्यान रखें, ठीक है। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या बताई थी मैंने आपको, रेडियो सक्रियता की इकाई बताई थी मैंने आपको क्यूरी तो बताई थी। एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विखंडन पर सेकेंड, ठीक है, यह मैंने बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं जी। तो ग्रुप विस्थापन का नियम किसने दिया था, ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का नियम किसने दिया था, यह भी मैंने आज डिस्कस किया है, सोडी एवं फेजेंस ने, ठीक है। तो किसने दिया था, सोडी ने दिया था, ठीक है। तो देखो अब एक मैंने न्यूमेरिकल भी लिया है, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, ठीक है। कितने समय बाद वह यह 25% रह जाएगा, यानी 25% का मतलब है 1/4, यानी 25/100, यानी 25%। तो मैंने 100 लगा लिया, 25 चौका 100, यानी 1/4 कितने समय में रह जाएगा, ठीक है। तो 1/4 यानी आधा हो रहा है वो 1600 वर्ष में, तो 1/4 कितने में हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और 1600 वर्ष लग जाएंगे तो उसे 3200 वर्ष में, ठीक है। आधा तो वो 16 वर्षों में हो रहा है, ठीक है।
तो वो आधा और यानी 1/4 होने में कितना जाएगा, 1600 वर्ष उसे और लग जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1600 दो बार हो गया तो 3200 वर्ष। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन 14 का उपयोग होता है, कार्बन 14 का उपयोग कहाँ होता है जी, आपका जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। ठीक है, हाँ मम्मी ना है, चला आ रहा हूँ मैं। तो कार्बन 14 का उपयोग होता है किसमें, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फास्फोरस 32 का उपयोग कहाँ होता है, फास्फोरस 32 का उपयोग होता है जी आपका उर्वरक में, किसमें, फर्टिलाइजर में। ठीक है, होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं जी। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात की जाती है जी आपकी, कार्बन 14 से। ठीक है, और उर्वरक में तो आपका वो होता ही है क्या, फास्फोरस 32 यूज। ठीक है, फास्फोरस 32 यूज। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्थानिकों का उपयोग होता है, कहाँ होता है समस्थानिक का उपयोग, सब में होता है जी। कृषि संबंधी उपयोग में भी होता है, औषधि संबंधी शोध कार्यों में भी होता है, और औद्योगिकी एवं तकनीकी भी में भी होता है। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी में। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। देखो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में क्या पाया जाता है, विशाल भंडार पाया जाता है, तो क्या है, प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लूटोनियम। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, क्या नहीं है, जर्कोनियम नहीं है। देखो एस्टेटाइन भी है, फ्रेंसियम भी है, ट्रिटियम भी है, तो जर्कोनियम नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एल्फा कणों में होता है, क्या होता है, 4 इकाई मास होता है और 2 इकाई धनावेश होता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट चैप्टर जो डिस्कस करने वाला हूं वो है मेरा तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अगला चैप्टर डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे एवं शॉर्ट तरीके से। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं की थ्योरी में लेकर आऊँगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, स्टैटिक, जीके, इंडो इस्लामिक की क्लासें प्रॉपर तरीके से चलाई जा रही हैं। अब हम आने वाले कुछ टाइम में अपना टारगेट बैच भी लाने वाले हैं, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से तरीके से कीजिए। आई होप आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और कम से कम 2 से 3 बार इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो से ही 90% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ लगे रहिए और प्रॉपर तरीके से मेहनत कीजिए, पक्का ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो थैंक्स टू ऑल।